Hello friends, welcome. I am Vijendra Nagda presenting here with you a new chapter of class 8th, that is Indian Constitution. क्लास 8th के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक के फर्स्ट चैप्टर भारतीय संविधान का आज हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कि भारतीय संविधान कैसे बना और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले संविधान की परिभाषा को हम लेते हैं। इट इज़ अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टेब्लिश प्रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइज्ड टू बी गवर्न। यह संविधान का तात्पर्य है एक ऐसी शाखा जिसमें पहले से निश्चित मौलिक सिद्धांतों के आधार पर किसी भी देश या संगठन के शासन को जो है संचालित किया जाता है। किसी भी देश की सरकार को संचालित करने वाले मौलिक सिद्धांतों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। यानी संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें से पहले से ही निश्चित जो है कुछ कानून या नियम लिखे जाते हैं जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान एक ऐसी बुक है जिसमें नियम या कानून लिखे जाते हैं। साधारण शब्दों में, सरल शब्दों में संविधान की परिभाषा ये है। इसके बाद हम चलते हैं भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में। तो भारतीय संविधान ब्रिटिश पीरियड में, भारत पर जब अंग्रेजों का शासन था तभी से इसके बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले 1934 में 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय संविधान सभा के गठन की पहली बार डिमांड की जाती है, जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब यह लगने लगा कि अब भारत पर ब्रिटिश का शासन जो है चलने वाला नहीं है, तो ऐसे समय में ब्रिटिश सरकार द्वारा 1946 में 1946 में भारतीयों को सरकार के हस्तांतरण के पूर्व एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है, जो कि सत्ता हस्तांतरण से संबंधित शर्तों को निश्चित करने के लिए आया हुआ था। तो उस कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में किया जाता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर 1946 में किया गया। ठीक है, फिर भारतीय संविधान सभा जो बनी हुई थी, उस संविधान सभा में लगभग 300 मेंबर्स थे और उन 300 मेंबर्स ने दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक लगभग 3 वर्षों तक बड़े अथक मेहनत और प्रयासों के बाद भारतीय संविधान का निर्माण कर लिया। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण इस संविधान सभा द्वारा किया गया। तो भारत का संविधान जो है संविधान सभा द्वारा बनाया गया, जिसमें कुल 399 के आसपास मेंबर थे। लेकिन इस संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों में कुछ विशेष व्यक्ति और विशेष दिनों का महत्व है, जो हम सभी को याद होना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महत्वपूर्ण डेट्स कौन कौन सी है। तो भारतीय संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन दिसंबर 1946 एंड द डेट वॉज 9 दिसंबर। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इस संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 तक संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया और उस बनाए गए संविधान को 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट कर लिया और इसी दिन को हम सभी जानते हैं भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्यों? क्योंकि उसी दिन भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक है, फिर बात करते हैं कि हमारा संविधान इम्प्लीमेंट कब किया गया, कब लागू किया गया। तो संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया और लागू करने का एक विशेष कारण ये था कि स्वतंत्रता से पूर्व 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। दिसंबर 1930 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में यह निश्चित किया गया कि जब तक भारत देश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो 1930 से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता रहा। लेकिन 1947 में जब देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और 26 जनवरी की इम्पोर्टेंस भारतीय जनता याद रखे कि भारत के इतिहास में ये दिन भी बहुत महत्वपूर्ण था। उसी कारण से
भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया और तब से इसे रिपब्लिक डे या जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 जनवरी भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान को बनाने में किन किन लोगों का महत्वपूर्ण था योगदान था। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं बैकग्राउंड में। पहले व्यक्ति जो कि दिखाई दे रहे हैं वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और भीमराव अंबेडकर का इस संविधान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था कि वो इस संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया और उसी के बेस पर भारतीय संविधान बना है। तो अंबेडकर पहले व्यक्ति थे और वो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के अध्यक्ष थे जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका संविधान में योगदान रहा वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा के जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थे, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज प्रेजेंटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दीज थ्री पर्सन्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इनके साथ ही और भी बहुत सारे सदस्य थे जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। टोटल 300 मेंबर्स थे, जिसमें से 299 मेंबर्स ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए और इस संविधान बनाने की प्रक्रिया का कार्य पूरा हुआ। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, संविधान की रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, संविधान के क्या उद्देश्य होते हैं जिनको यह पूरा करता है। तो किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत जो है वो निम्नलिखित 3 कारणों की वजह से होती है। फर्स्ट रीज़न इज़ a constitution helps to serve as a set of rules and principles that all person in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed। संविधान जो है किसी भी देश में रहने वाले लोगों के उन चुनिंदा आदर्शों और सिद्धांतों को अभिव्यक्त करता है जिसके द्वारा वो अपने देश का शासन चलाना चाहते हैं। यानी ये देश के लोगों की राय को बताता है कि हम किस तरह से अपने देश को चलाना चाहते हैं। उनके सिद्धांतों, उनके जो है मंतव्य को ये प्रतिबिंबित करता है, मंतव्यों को बताता है कि इस तरह से हम अपने देश का शासन चलाना चाहते हैं। तो किसी भी देश का शासन कैसे चलेगा उसके लिए संविधान का होना ज़रूरी है। दूसरा, संविधान की जो आवश्यकता है, द सेकंड इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना कि देश में राजनीति किस तरह से चलेगी, राजनीतिक सिस्टम कैसे चलेगा, पॉलिटिकल सिस्टम या सरकार किस प्रकार की होगी, यह तय करने के लिए भी संविधान का होना ज़रूरी है। फिर तीसरा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज इन ए डेमोक्रेसी इज टू इंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स। किसी भी संविधान या किसी भी देश की जनसंख्या में कुछ लोग मेजोरिटी में रहते हैं और कुछ लोग पावर में रहते हैं, और कुछ लोग माइनॉरिटी में होते हैं और कुछ लोग वीकर सेक्शंस के होते हैं। तो संविधान का यह कर्तव्य है कि वो उन मेजोरिटी या पावरफुल लोगों को अपने पावर का मिसयूज़ करने से रोके, और जो माइनॉरिटीज़ या जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उन सेक्शन के लोगों को प्रोटेक्शन प्रदान करे। तो कमज़ोर लोगों को सुरक्षा प्रदान करना और पावरफुल लोगों को अपने पावर का मिसयूज़ करने से रोकना, दिस इज़ द थर्ड एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का तीसरा उद्देश्य है। तो देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है वो आदर्श जो है संविधान में लिखे होते हैं। दूसरा, किस देश की सरकार कैसे चलेगी यह संविधान तय करता है। और तीसरा, पावरफुल और जो मेजॉरिटी पीपल होते हैं उनकी ऊपर रोक लगाकर कमज़ोर और अल्पसंख्यकों को प्रोटेक्शन प्रदान करना। संविधान के ये 3 मूल उद्देश्य होते हैं। फिर अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, कि भारतीय संविधान जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है। तो देर आर मैनी 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 फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी विशेषताएं भारतीय संविधान की, जिसमें से एक है कि यह विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। लेकिन इसके अलावा जो 5 मेजर फीचर्स अगर हम अपने संविधान के निकाल कर दिखाएं तो यहाँ पर वो 5 विशेषताएं लिखी हुई है, जिसमें पहली है फेडरलिज्म, भारत एक संघीय शासन व्यवस्था का देश है, संघराज्य है। दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, भारत में संसदीय शासन पद्धति को एक्सेप्ट किया गया है। तीसरा सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का बंटवारा किया गया संविधान द्वारा। चौथा प्रत्येक व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और पांचवा हमारे देश में सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया। तो दीज आर द 5 फीचर्स ऑन विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। ये हमारे संविधान की 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। एक एक करके इन 5 विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म यानी संघराज्य। भारत एक संघराज्य है और संघराज्य का तात्पर्य है द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। भारत में एक से अधिक स्तर की सरकारें होगी और इस तरह की शासन व्यवस्था को कहा जाता है फेडरलिज्म। तो भारत एक संघ राज्य है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। अब भारत में कितने तरह की सरकारें हैं तो देख सकते हैं हम, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट की भी व्यवस्था है, जिसमें गाँवों में पंचायत है और शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो इस तरह से हर लेवल पर हम लोगों ने छोटे छोटे स्तर पर सरकारें बनाई हैं जो अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उसी लेवल पर सुलझा लेगी और इस तरह से पूरे देश के शासन को इस फेडरलिज्म के बेस पर रन किया जाएगा। तो फेडरलिज्म इज द फर्स्ट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल सा है फेडरलिज्म का मतलब, एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का होना, इसी को संघ राज्य या फेडरलिज्म कहा जाता है। फिर भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता कि भारत देश में जो सरकार है वो सरकार संसद द्वारा बनाई जाएगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदीय शासन पद्धति। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जिस तरह से देश की सभी जनता ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से लेकर गरीब, अमीर से लेकर भारत के सभी क्षेत्रों के पुरुष और महिलाओं द्वारा जिस तरह से इस राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेशन किया गया, तो आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं ने देश के सभी लोगों को सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। हम सभी को भारत देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को मत देकर अपनी सरकार के प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार दिया गया, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से अपनी सरकार के प्रतिनिधियों का चयन करती है। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शन। और दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि का हो, कोई महिला हो या पुरुष हो या उसकी कोई भी जाति हो, वह चुनाव लड़ भी सकता है और प्रतिनिधि के रूप में चयनित भी हो सकता है। ठीक है। और भारत के सभी प्रतिनिधि जो कि संसद के या राज्यों की विधानसभाओं के मेंबर्स होते हैं, दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल। वे लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उन्हें लोगों को जवाब देना होता है। भारत देश की सरकार जो है लोगों के लिए उत्तरदायी होती है। तो दिस इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें जनता वोट देकर अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही प्रतिनिधि फिर देश की सरकार को बनाते हैं और चलाते हैं। तो इसे कहा जाता है संसदीय शासन पद्धति। फिर तीसरी विशेषता की बात करें, भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा। भारतीय संविधान निर्माताओं ने सरकार के 3 प्रमुख कार्यों को 3 अलग अलग अंगों में बांट दिया है। 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर, भारतीय संविधान के 3 ऑर्गन्स हैं। पहला लेजिस्लेटर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। इन तीनों अंगों में तीनों शक्तियों को बांट दिया गया है। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, हमारे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो कि संसद
जिसको कहा जाता है वो लेजिस्लेचर है जो कि कानून बनाती है। दूसरा, उन कानूनों को लागू करती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है इज ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट, या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जिन्हें हम कहते हैं। एग्जीक्यूटिव यानी होता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो कि कानूनों को लागू करते हैं। और तीसरा जो भाग है या अंग है सरकार का, दैट इज जुडिशरी, रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन दिस कंट्री। जुडिशरी का तात्पर्य हमारे देश में न्याय की व्यवस्था करने वाले सुप्रीम कोर्ट से है जो लोगों को न्याय प्रदान करता है। तो इस तरह से संविधान ने इन तीनों को शक्तियां प्रदान की है, अलग अलग काम दिए हैं, और तीनों ही एक दूसरे को नज़र भी रखते हैं और एक दूसरे पर अंकुश भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में शक्तियों का बंटवारा किया गया है तीनों अंगों में, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटर। फिर उसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। चौथा जो प्रमुख विशेषता है भारतीय संविधान की वो है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, और वो 6 मौलिक अधिकार हैं: राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। The section of fundamental rights has often been referred to as the conscience of the Indian Constitution. मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। राज्य द्वारा अपने शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये मौलिक अधिकारों का सृजन भारतीय संविधान द्वारा किया गया है, और ये प्रत्येक नागरिक को समान रूप से जो है देय है। अब हम एक एक करके बात करते हैं भारतीय संविधान द्वारा दिए गए इन मौलिक अधिकारों की। तो सबसे पहला मौलिक अधिकार जो हमें दिया गया दैट इज राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी क्या कहता है? ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। भारत के सभी लोग जो है कानून के सामने समान है। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड। सबको कानून समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा बाय द लॉज ऑफ द कंट्री, कानूनों के द्वारा। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी भी नागरिक के साथ किसी तरह का भेदभाव न किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स। ठीक है, उनके धर्म, जाति या उनकी लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो, ये भी समानता दी जाएगी। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एक्सेट्रा। भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक सार्वजनिक स्थान पर आने जाने की, खेलने कूदने की, घूमने फिरने की स्वतंत्रता रहेगी। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार प्रदान करने में भी सरकार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। बट देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन दिस बुक। लेकिन ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो भी कुछ सीमाओं के साथ है। इसमें कुछ सीमाएं निश्चित की गई है, तभी हम स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। ठीक है, और आगे के अध्याय में हम इन सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन अबोलिश्ड। और भारत में असमानता का सबसे बड़ा उदाहरण जो छुआछूत की प्रथा थी वो भी इस राइट टू इक्वलिटी या समानता के आधार पर समाप्त कर दी गई है आर्टिकल 17 के द्वारा। तो इस तरह से सभी लोगों को समानता प्रदान की गई है। ये पहला मौलिक अधिकार। फिर दूसरे मौलिक अधिकार की बात करते हैं, दैट इज राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, किसी भी स्थान पर घूमने फिरने और रहने की स्वतंत्रता है। एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, और किसी भी तरह का कोई भी कार्य जो अपने जीवन चलाने के लिए वो करना चाहता है उसे कर सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी स्वतंत्रताएं हमें प्रदान की गई है और ये भी सीमाओं के साथ है। फिर बात करते हैं तीसरा राइट, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, स्पेशली ये बच्चों के लिए है, क्योंकि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। यह कानून के द्वारा बच्चों की जो
व्यापार किया जाता है या उन्हें ज़बरदस्ती काम पर लगाया जाता है या फिर जो है 14 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों से जो काम कराए जाते हैं उनका शोषण किया जाता है, उन सभी शोषण के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और अभी इसी कानून के द्वारा राइट टू एजुकेशन भी जो है वो दिया गया है कि 14 वर्ष से सब छोटी उम्र के सभी बच्चे जो है पढ़ाई करेंगे, न कि किसी भी स्थान पर काम करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर बात करते हैं हम चौथे अधिकार की, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन, धर्म की स्वतंत्रता भारत के सभी नागरिकों को दी गई है। सभी नागरिक अपना धर्म चुनने में स्वतंत्र हैं। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, और अपने धर्म की जो है प्रैक्टिस करने, प्रोफेस करने और उसको प्रोपोगेट करने संबंधी सभी स्वतंत्रताएं भारत के सभी नागरिकों को दी गई। वो अपना धर्म जो है उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो अपना धर्म बदल सकते हैं, वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं या किसी भी धर्म को छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह की सारी स्वतंत्रताएं इस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के द्वारा दी गई है। फिर आते हैं पांचवें अधिकार की, दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के द्वारा भारत के हर व्यक्ति को, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, धार्मिक रूप से या भाषाई रूप से जो भी उसकी संस्कृति और भाषा से रिलेटेड जो भी मैटर हैं, वो उन सब का शिक्षा के माध्यम से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकता है और अपनी संस्कृति और जो है परंपराओं का बचाव कर सकता है, उनका प्रचार प्रसार कर सकता है। किसी भी तरह से किसी भी धर्म को इसमें भेदभाव नहीं किया गया। हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है, पूरी फ्रीडम प्रदान की गई है। फिर आता है लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। यह वो अधिकार है, दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। ये वो अधिकार है जिसके द्वारा हम कोर्ट में जा सकते हैं यदि हमें यह लगता है कि हमारे देश की सरकार द्वारा हमारे को उपरोक्त दिए गए पांचों अधिकारों में से कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है या किसी अधिकार से हमें वंचित किया जाता है, तो ऐसे में हम सरकार के खिलाफ भी कोर्ट या न्यायालय में जा सकते हैं। और वो जिस अधिकार के तहत हम जा सकते हैं, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके बाद पांचवी विशेषता जो भारतीय संविधान की है, अंतिम विशेषता, दैट इज सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता हम कहते हैं। पंथ या धर्म निरपेक्षता का तात्पर्य है अ सेकुलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रोमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। ठीक है, सेकुलर स्टेट्स, धर्मनिरपेक्ष राज्य उस देश को कहा जाता है जो किसी भी धर्म को प्रोमोट नहीं करता है, किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता है। यानी ऐसा देश जो किसी भी धर्म को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाता है, अपना राज धर्म नहीं बनाता है। भारत ने किसी भी धर्म को अपना राजकीय धर्म घोषित नहीं किया है दूसरे देशों की तरह। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपने देश के राजकीय धर्म घोषित किए, जैसे पाकिस्तान है या फिर अन्य बहुत सारे जो देश हैं जिन्होंने अपना ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया है। लेकिन भारत में भारत सरकार द्वारा किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया गया है और सभी धर्मों को समानता प्रदान की गई है। तो इसे कहा जाता है पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता। तो ये पांच प्रमुख विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। अब इसके बाद बात करते हैं हमारे जो आदर्श हैं, संविधान बनाते समय जो आदर्श हमने डिसाइड किए गए थे, और वो आदर्श उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से थे। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 तक हमने संविधान बनाया। 1950 तक की परिस्थितियाँ आज की परिस्थितियों से बहुत अलग थी और उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक श्रेष्ठ संविधान का निर्माण किया। लेकिन आज़ादी के इन 70-75 वर्षों बाद अब देश की परिस्थितियाँ बदल चुकी है। नए नए पृष्ठभूमियाँ और नए नए समस्याएं देश और दुनिया के सामने आ चुकी है। तो ऐसे समय में बहुत सारे संविधान में लिखे गए नियम कानूनों को बदलने की आवश्यकता महसूस होती है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण यह व्यवस्था रखी है कि हम अपने संविधान में जो भी नियम कानून चाहे वो बदल सकते हैं, बस संविधान के मूलभूत ढांचे को छेड़े बिना।
यानी हम संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना जो भी नियम कानून बदलना चाहें वो बदल सकते हैं, और संविधान में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को ही अमेंडमेंट कहा जाता है, संशोधन कहा जाता है। संविधान में परिवर्तन करने को अमेंडमेंट या संशोधन कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न्स ऑफ द पॉलिटी। राजनीतिक क्षेत्र में जो भी नए नए परिवर्तन या जो चुनौतियां आ रही हैं उन सब से निपटने के लिए इसमें बहुत से परिवर्तन किए गए हैं। ऑफन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। लेकिन कोई बड़ा मौलिक परिवर्तन अभी तक संविधान में नहीं किया गया है, क्योंकि संविधान के मूल स्वरूप को परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब किसी भी देश का संविधान उस देश के इतिहास और वर्तमान का एक आईना होता है। कंट्रीज हिस्ट्री often determines the kind of constitution that a country adopts for itself. The constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us. तो संविधान ही वो आईना होता है जिसके द्वारा हम अपने देश के आदर्शों को अभिव्यक्त करते हैं और उसी के द्वारा अपने देश का शासन चलाना चाहते हैं। साथ ही साथ ये उस चीज़ को भी बताता है कि किस तरह से हम अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। तो भारत देश में एक आदर्श संविधान बनाया गया और उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया भी बनाई गई है, लेकिन संविधान के मूल स्वरूप को बदला नहीं जा सकता है। हमने संविधान का में जब चाहे जितने परिवर्तन हैं हमारे राजनीतिक दलों या नेताओं या सरकारों द्वारा किए गए हैं और आगे भी परिवर्तन होते रहेंगे, और ये परिवर्तन होना ज़रूरी भी है। और इसी के साथ आज का हमारा ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।